हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक रनिंग पर है वो है टाइप ऑफ फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने टू फंक्शंस को स्टडी कर लिया है, जिनमें फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, थर्ड जो फंक्शन स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं वो थर्ड फंक्शन कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस होंगे जिनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका डायग्राम कैसे ड्रा किया जाता है उसका नॉलेज हम आज की क्लास में लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? आप जानते हैं हर एक फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स से यहाँ पर राइट करते हैं। एफ का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन का जो फर्स्ट लेटर है वो यूज किया हुआ है हमने। लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि यहाँ जो ये ब्रैकेट बनाकर हम एक्स पुट करते हैं, इसका रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है? इसका जो राइट साइड आप देखेंगे तो हम करें जो राइट साइड है वो किस फॉर्म में है? एक्स के फॉर्म में है। किस पर डिपेंडेंट है? तो हम कहेंगे एक्स पर डिपेंडेंट है। इसलिए कह सकते हैं इसमें जो राइट साइड है, ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो किस पर डिपेंडेंट है? एक्स पर डिपेंडेंट है। इस वजह से इसको हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। या हम कह सकते हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है राइट साइड, तो एक्स के फॉर्म में राइट किया हुआ है। इसलिए स्टूडेंट इसको हम एफ फंक्शन के लिए एफ तो यूज करेंगे, लेकिन साथ में हम किसको यूज करते हैं? एक्स को यूज करते हैं। यदि यहाँ पर थीटा होगा, राइट साइड थीटा के फॉर्म में होगा, तो इसको हम एफ ऑफ थीटा राइट करेंगे। स्टूडेंट्स समझ आ गया आपके? अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपदीय फलन या कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके सामने ऑलरेडी हमने राइट कर ली है, देख लीजिए। इसका जो कोई टर्म हो सकता है वो कांस्टेंट टर्म हो सकता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई टर्म कांस्टेंट टर्म हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्स की पावर 1 का कोई टर्म हो सकता है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म हो सकता है, एक्स क्यूब का टर्म हो सकता है, एक्स की पावर 4 का टर्म हो सकता है, 5 का टर्म हो सकता है, एक्स की पावर 6 का टर्म हो सकता है। ऐसे करते करते हम कह सकते हैं एक्स की पावर n का कोई टर्म हो सकता है। n क्या हो सकता है? 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। ओके, तो n का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि n को आप कहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके, n कोई भी इनफिनिट वैल्यू है यहाँ पर। ओके, n के बारे में क्या बताया गया? n बिलोंग्स टू w। w यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट है जो हमने फर्स्ट लेसन में स्टडी किया है। w आप है सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसके एलिमेंट्स कौन होता है? 0 1 2 3 4 5। कहां तक जा रहे हैं हम लोग? n तक जा रहे हैं यहाँ पर। वैसे w के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो आप इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक फिनिट वैल्यू हम लोगों को लेनी होती है। ठीक है, तो हम n तक लेंगे यहाँ का। तो आप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपके कि जो ये n है वो एक होल नंबर्स है। ठीक है, होल नंबर्स में आप कह सकते हैं n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, n की वैल्यू को आप इनके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। जैसे आप नेगेटिव नहीं ले सकते कि इनमें से जैसे आपने x प्लस 3 है पावर में, आप इसको -3 ले। अगर x की पावर -3, x की पावर नेगेटिव आ जाएगी तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स। और यदि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, जैसे x की पावर 1/2 3/4, तब भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो समझ में आ रहा होगा जो x की पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसकी जो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन पे जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो क्या है कि जो x की पावर है, जो वेरिएबल यहाँ पर x है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये
ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, इनमें कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद देख लीजिए आप A0, A1, A2, A3, A4, AN, ये कौन है? ये कांस्टेंट है। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कहां से ले सकते हैं? बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर से आप इनको ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम एग्जांपल्स स्टूडेंट दे लेते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे f1x ऐसे लिया, जैसे स्टूडेंट हमने कोई भी फंक्शन ले सकते हैं 4। अब ये कौन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे पॉलिनोमियल हो गया? ओनली कांस्टेंट टर्म आ रही है तो पॉलिनोमियल कैसे हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसे? क्योंकि यहां पर ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स यहां पर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A1 इसकी वैल्यू, इसने अपनी वैल्यू को क्या डिसाइड कर लिया? 0। A1 ने अपनी वैल्यू को क्या डिसाइड कर लिया? 0। क्योंकि A1 बिलोंग्स टू क्या है? R में 0 तो होता ही है। तो A1 ने 0 डिसाइड कर लिया तो 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये टर्म क्या हो गया? 0। ये टर्म भी A2 ने भी अपने आप को क्या डिसाइड किया? 0, तो मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 टर्म हो गया। A3 ने भी अपनी वैल्यू क्या डिसाइड कर ली? 0, तो ये भी 0 हो गया। A4 भी 0, इस ऑल टर्म्स 0 हो गए। और A0 ने अपनी वैल्यू क्या डिसाइड करी? 4। तो ये अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं आपको राइट करके यहां पर दिखाऊं तो ऐसे करना दिखाना पड़ेगा मुझे, प्लस ऐसे 0 इंटू एक्स 0x² प्लस 0x³ प्लस ऐसे ऐसे करके 0xn हो गया। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। तो फाइनली तब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 4 आपको मिलेगा। तो अपने आप में क्या है कि ये जो फॉर्म आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो कोई भी फंक्शन जिसको इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। यदि सिंगल टर्म हो, वो कांस्टेंट टर्म हो, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि लास्ट क्लास में हमने इस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन के फॉर्म में पढ़ा है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी तो माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अरे f ऑफ x इज इक्वल टू 4, अरे फंक्शन आपकी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, और जो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, अचल फलन। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो फिर पॉलिनोमियल कैसे हो गया? डेफिनेट करेक्ट है यार, ये कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन को भी डिफाइन करता है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि जो फंक्शन कांस्टेंट हो गया वो और कोई टाइप का फंक्शन हो ही नहीं सकता, हो सकता है। और आपके सामने है कि जो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इसकी प्रॉपर्टी है कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो वो हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ही होगा। तो ये आपके सामने एग्जांपल हो गए स्टूडेंट्स। ऐसे एग्जांपल मैं देना चाहूँ, और f2x इज इक्वल टू कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग x ही ले लेता हूं मैं एक बार के लिए, x। अब आप कहेंगे कि अरे ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल f2x इज इक्वल टू x, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? इसका रीजन बताता हूं। 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0x² 0x³ प्लस 0xn। देख लीजिए, इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये देखो यहां पर A0 की वैल्यू 0 है क्योंकि कोई कांस्टेंट होता है, कुछ भी अपनी वैल्यू डिसाइड कर सकता है, या आपसे पूछकर थोड़ी अपनी वैल्यू को डिसाइड करेगा। इसने अपनी वैल्यू को डिसाइड कर लिया 0, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? इसका 0 हो गया। और यहां पर इसने x का जो कोएफिशिएंट A1 है उसने अपनी वैल्यू को 1 ले लिया, तो कैलकुलेट होकर x मिल गया। बाकी ये A2 A3 A4 इन्होंने अपनी वैल्यू को क्या डिसाइड किया? 0, तो ये सारे टर्म 0 हो गए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपके माइंड में फिर वो क्वेश्चन रिपीट होकर मिल रहा है कि सर ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू x, जो फिक्स्ड होता है, कभी चेंज नहीं करता, ये अपने आप में क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन है तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है, आपके सामने है।
क्या इस फंक्शन को इस फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता? तो आपके सामने, या तो आप ना कह दो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फिर ये क्या है, ये क्या है, क्या ये गलत है? क्या इसको सिंप्लीफाई करने पर ये नहीं मिलता? मिलता है, तो राइट तो कर रखा हम लोगों ने। तो हम कह सकते हैं कि अरे जो कांस्टेंट फंक्शन होगा, जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, वो अपने आप में क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जरूर होते हैं। ऐसा नहीं, तो सिंगल टर्म भी हो सकती है। कई बार समझते हैं बहुपदीय जिसमें बहु मतलब अनेक पद होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अनेक पद हो सकते हैं, 2 पद, 4, 10, 20, 100, 200 ना। लेकिन अगर एक पद है, आपको एक पद में दिखाई पड़ रहा है, जैसे सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, तो इसका मतलब कभी नहीं मानिए कि आप कि अरे ये तो एक पद वाला है, सिंगल टर्म रखता है, तो ये कैसे मैनी टर्म हो सकता है? तो कहीं भी इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है, मैनी टर्म चीज नहीं है। इसकी डेफिनेशन को आप यहां से देखना पड़ेगा। ऐसा फंक्शन जिसको इस फॉर्मेट में राइट किया जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर और एग्जांपल दे सकते हैं, एक टर्म भी हो सकता है, 2, 3, कितने भी टर्म हो सकते हैं। अब आप देखने में एक टर्म लग रहा है, लेकिन आप यहां देखेंगे तो ये कई टर्म्स हो जाते हैं। कंप्लीट फॉर्म में राइट करेंगे तो इसको ऐसे हम लोग ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, जैसे 1 + x², ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसे है देखो, 1 + 0x + 1x² + 0x³ + 0 प्लस ऐसे करके 0xn। समझ आ रहा होगा आपको? f3x = ऐसे कर सकते हैं, -2 + x, ऐसे ले देते हम लोग, 3x + 4x², ऐसे हो सकता है स्टूडेंट। ये लो, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट टर्म हो गया पहले वाला, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, आगे वाले टर्म क्या हो रहा है, इसके 0 हो रहे हैं। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं बता देता हूं। गलती करते हैं जो ये x है, हर टर्म में जहां जहां x है उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, इनमें होनी चाहिए। x की पावर 0 हो जाएगी तो आप जानते हो, तो 1 हो जाएगा, x रहेगा नहीं। 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे ही x की पावर होनी चाहिए। x की पावर नेगेटिव नहीं हो, और जो भिन्नात्मक होता है फ्रैक्शन फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए, p/q फॉर्म होता है वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसको देख रहे होंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर ले सकते हैं जिनको आप पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, जैसे मैं ऐसे बोल दूं एक पॉलिनोमियल फंक्शन से 1 + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? आंसर देंगे आप? क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? तो कई स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे होंगे, कई रॉन्ग आंसर दे रहे होंगे। तो कैसे होगा, 1 + इस x को अपसाइड में लाना पड़ेगा, -1। तो आप देख रहे हैं कि जो x की पावर है वो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव हो गई। आप हमेशा जो x है वेरिएबल को अपसाइड में रखना ही पड़ेगा पॉलिनोमियल के लिए। ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो आप देखिए, अरे तो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने की वजह से ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपके? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन की नॉलेज हमारे पास में आ गई है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं। इनफिनिट टाइप से पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, इनफिनिट टाइप से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक आध पॉलिनोमियल फंक्शन डिसाइड करते हैं और थोड़ा सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं जिनको हम आसानी से ड्रा कर सकते हो। तो देख लीजिए, जैसे आप f(r)(r) एक फंक्शन है और f(x) = x², ऐसे ले लिया। जैसे हम चाहे तो इसको कांस्टेंट भी लिख सकते थे, f(x) = 4, ऐसे। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता, लेकिन पॉलिनोमियल भी है। तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी हमने ड्रा कर लिया है लास्ट क्लास में। हम चाहे तो इसको x भी ले सकते थे, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता, लेकिन पॉलिनोमियल भी है, ले सकते हैं एग्जांपल में आप। ठीक है, लेकिन इसको भी हमने लास्ट क्लास में ड्रा कर लिया है। अब हम थोड़ा नया कर रहे हैं,
जिसको हमने ड्रा नहीं किया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में है। अब करना क्या होता है, वही टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स आप लोग, एक्स एंड वाई, है ना। एक्स एंड वाई के लिए आप क्या बनाएंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। काफी आसान होता है इसको कैलकुलेट करना। ये लो, यहां हम डेटा लिखते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बैक साइड में और एलिमेंट्स को चूज किया जा सकता है। जैसे मैंने मान लिया -4, ऐसे आर से लेना है एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू इस आर से मिलेगी, दोनों सेम है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। -4 पुट कीजिए आप यहां पर, एफ -4 पुट करने पर एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16। फिर क्या ले लेंगे आप, -3, -3 यहां पुट करेंगे तो यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, -2 4, -1 0 1, सॉरी -1 से क्या हो जाएगा, ये बताओ स्टूडेंट्स, 1 0 से 0 1 1 2 4 3 9 4 16 और फिर डैश चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 पे जाके रुक जाए, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको कहीं भी। अच्छा, ये जो हमने वैल्यू ली है, आप इतना इजी हमेशा ले जरूरी नहीं है, इनके बिटवीन भी बहुत सारे रियल नंबर्स होता है, इन्फिनिट रियल नंबर होता है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा डिफिकल्ट एक्स को चूज करेंगे, आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स, जिसको हमने यहाँ वाई से पुट कर दिया है, हम इसको एफ ऑफ एक्स से ही पुट करेंगे। ऐसे एफ ऑफ एक्स भी टफ हो जाएगा, अगर एक्स को थोड़ा टफ लेंगे तो एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स को ड्रा कैसे करते हैं, आप जानते होंगे, ये आपका ग्राफ पेपर है, ये है आपका ग्राफ पेपर। इसको बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, जिसको अब वाई होता है, इसको अब आज से एफ ऑफ एक्स ऐसा हम कर सकते हैं। आप कौन है, ओरिजिन पॉइंट। अब देख लीजिए आप, ये एक्स की वैल्यू है, अब यहां से चूज कीजिए। जैसे हमने लिया 1, फिर ले लिया 2, फिर क्या ले लिया हमने 3, फिर क्या ले लिया 4। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 और भी ले सकते हैं। ऐसे वाई की वैल्यू को स्टूडेंट्स आपको देखना पड़ेगा, तो देखिए देखेंगे कैसे लेंगे बताओ। देखिए 1 2 3 16 तक ले जाइए। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है तो आप 2 के स्पेस में लीजिए इसको। कैसे, 2 4 कितना हो जाएगा, 6 8 10 12, ऐसे आगे तक ले जाना पड़ेगा आपको। अब देखिए आप -4 पे 16, -4 पे 16 कहीं ना कहीं ऊपर होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने आप बनाया नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया। -3 पर +9, -3 +9 8 एंड 10 के बिटवीन होगा। आप समथिंग थोड़ा सा रफली हम ले रहे हैं, आप इसको फेयर नहीं करें, फेयर नहीं समझे। -2 के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, +4, तो इसको +4 यूं समझ लीजिए। -1 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 1, 0 के लिए क्या होगा 0, 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, 2 के लिए क्या है स्टूडेंट्स 4, ओके, और 3 के लिए क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 9। ये समझ लीजिए। ऐसे -4 पे ये 16 हो जाएगा, +4 पे भी क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, होगा डेफिनेट। अब देखिए आप, ये जो पॉइंट्स आपके इस पेपर पर मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को यदि आप स्केल से ज्वाइन करते हैं, किससे, स्केल से, तो स्केल से ज्वाइन करने पर आप क्या देखेंगे कि सभी पॉइंट्स स्केल में नहीं आते, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बाकी पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं तो लाइन यूं निकल जाएगी ना, यूं निकल जाएगी, ये पॉइंट मिस हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो आप स्केल का यूज वहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि स्केल का यूज आप तब करते हैं जब सभी के सभी पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट
क्या हो, एक स्केल के फॉर्म में आ जाते हो, एक स्केल में आ जाते हो, तब हम स्केल से उनको ज्वाइन कर देते हैं। अदरवाइज हम स्केल को एक साइड में रखेंगे और हम उसे कर्व फॉर्म में ड्रा करेंगे। और कर्व फॉर्म के लिए कोई भी हमारे पास सिस्टम नहीं है जिसका यूज करें, डायरेक्टली हमें कैसे इसको मिलाना होता है, बस उसी कर्व के फॉर्म में जैसे जैसे जा रहा है वही कर्व हमें देना पड़ता है। ऐसे स्ट्रेट्स इनको मिलाना पड़ेगा। जो फ्लो इन पॉइंट्स का होता है वही फ्लो आपको इनको देना पड़ता है। ऐसे अगर आप +16 पे जाएंगे तो ये जो आपका होगा वो +16 पे ऐसे चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप इसको स्ट्रेट लाइन नहीं समझेंगे कि ऐसे बस सेम ऐसे कर्व में चलेगा। ये वाला थोड़ा बनाने में हो सकता है हम लोग गलतियां कर रहे होंगे। ऐसे ऐसे ये चला जाएगा, ऐसे ये चला जाएगा। तो अपने आप में आप देख सकते हैं fx = x²। आपका जो डायग्राम होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक कर्व के फॉर्म में होगा, न कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। आपने लास्ट क्लास में देखा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। फिर आपने क्या देखा, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन पॉइंट से पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री। लेकिन जो आज की क्लास में आप देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कल हमने जो पढ़े थे वो भी क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन था। हालांकि उनको आप आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन आज की क्लास में देखा कि आप पॉलिनोमियल भी तो है, नहीं है क्या, हाँ है। तब आप क्या कहेंगे कि उनका डायग्राम हमने बना ही लिया। अगर fx = x², आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसलिए आपका जो डायग्राम होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। आपका जो डायग्राम होगा वो कर्व फॉर्म में होगा। और कर्व कैसा हो सकता है, हर फंक्शन के लिए डिफरेंट हो सकता है। इसका जो फंक्शन का डायग्राम होगा वो ये वाला डायग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, fx = x²। ठीक है, ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हैं, fx = x³ भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, fx = x³। चलो हम इसका भी एग्जांपल लेकर यहां पर उसको भी अंडरस्टूड करेंगे। हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं fx = x³। fx = x³। आप पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यों फंक्शन है इसका रीजन मैं दे देता हूं। 0 + 0 × x + 0 × x² प्लस 1 × x³ प्लस 0 × x4 प्लस ऐसे 0 × xn। आप इस गिवन फंक्शन को इस पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपके, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ये वाला। तो fx = x³, आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम इसको राइट कर सकते हैं f, आप डिफाइन है R2R में, और fx आपकी वैल्यू है x³। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रा करना है। हमने ये तो पहचान लिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसका डायग्राम हम लोगों को यहां ड्रा करना है। काफी सिंपल होता है, एक बार देखने और समझने के बाद हर स्टूडेंट इसको ड्रा कर सकता है। ये x हो गया, ये f(x), ऐसे एक x एंड fx के लिए एक टेबल आपको स्ट्रेट ड्रा करनी होती है। ओके, हमने जैसे यहां वैल्यू ली है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये कहलाता है प्री इमेज। अब इनका जो इमेज होता है वो होता है fx।
एक्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होता है, अगर आप जानते हो तो प्री इमेज होता है, और उस x के लिए fx को आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो fx आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा इमेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्री इमेज है, इनका इमेज हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए आप, x की जो फर्स्ट वैल्यू हमने चूज करी है वो है -3। -3 पुट करिए आप यहाँ पर, f -3 की वैल्यू -3 का होल क्यूब तो -27। -2 के लिए x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -16। ओके, -1 के लिए क्या होगा, -1, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करना है तो 1, 2 पुट करना है तो 8, और ये हो जाएगा 27। ऐसे 4 लेंगे तो 4 क्यूब आपको मिल जाएगा। तो हमने x की कुछ हमने इजी वैल्यू को चूज किया है, और x के लिए fx की जो वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सिंपल हमने यहाँ पर लिया है, हमने टफ करने की कोशिश नहीं करी है। हम चाहते तो x की वैल्यू और कुछ भी ले सकते थे, जैसे 1/2 ले सकते थे, -1/2 ले सकते थे, हम √2 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ इस r से लेनी होती है, ये इसका डोमेन है, और fx की वैल्यू आपको हमेशा इस r में प्राप्त होती है। तो r तो आप जानते हैं, r के पास तो इनफिनिट एलिमेंट्स है, तो जो चाहे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें खुद को होने वाली है। जितना आप x को टफ लेंगे fx उतना टफ होता जाएगा, और डायग्राम में भी वो प्रॉब्लम करने वाला है, इसलिए जानबूझकर हमने x को थोड़ा सा सिंपल रखा है, इसलिए fx भी सिंपल हो गया और डायग्राम भी सिंपल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यू देख लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश कह दीजिए आप ओरिजिन पॉइंट है। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक्स को डिसाइड करना है। एक्स के लिए क्या करेंगे आप बताओ स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, एक्स में हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो गया 3, 4, 5 कैसे ले सकते, -1, -2, -3। यहां से आप देख लीजिए 0, 1, 2 ना डायरेक्टली आप, अब 0, 1, 2 अब कहां मिलने वाला है स्टूडेंट्स, आपको काफी जानते हो आप लोग। जैसे हमने क्या ले लिया इसके अंदर, ये तो हमने ले लिया 8, ये हमने ले लिया 16, और ये हो गया हमारा 24, ऐसा कुछ ले लीजिए, देख लीजिए आप है ना, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, गैप बराबर नहीं हो रहा है, ये थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ वापस इसको। देखो कोशिश करते हैं गैप सेम रख पाए हम लोग। 8, 16, 24 और भी जाएगा आगे। अभी हमारे यहाँ बोर्ड पे स्पेस कम है, आप जब इसको ड्रा करेंगे तो आप स्पेस को और ले लेंगे। तो ये नहीं कि जो स्केल मैंने यहाँ पर लिया है सेम स्केल आप लेने वाले हैं, नहीं, आप जैसा चाहे स्केल ले सकते हैं, जैसे 4, 8 है ना, 12 है, ऐसे कुछ ले सकते हैं, या 2 के स्पेस से ले सकते हैं। ओके, अब देखिए -3 के लिए आपके पास क्या है, fx की वैल्यू -27, -3 के लिए -27 आप देखेंगे, ये तो हो गया -24, और यूं समझ लीजिए जैसे ये मिल गया। एक बार के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को ऐसे। और -2 के लिए क्या है आपका -16, -2 के लिए -16, ये आपका पॉइंट हो गया। ओके, और -1 के लिए क्या होगा, -1 के लिए 1, -1 तो ये समथिंग यही हो गया, समथिंग जैसे -1 यहां बढ़ा देता हूं मैं, और ये -1 ये हो गया, यूं मान लीजिए आप इसको। और 0 के लिए क्या बन रहा है भैया आपका 0। ओके, ऐसा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पॉइंट्स को सही देखना पड़ेगा। ओके, 1 पर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1, यूं समझ लीजिए 1 हो गया। 2 पर क्या मिलने वाला है आपको 8, एंड 3 पर क्या मिलने वाला है आपको
ये देख लीजिए आप 27। जब आप इन पॉइंट्स को देखते हैं, ऐसा नहीं यही पॉइंट्स ले सकते हैं, इनके बिटवीन आप 2.5 भी ले सकते हैं, 2.1 भी ले सकते हैं, 2.2 भी ले सकते हैं। जितने ज्यादा पॉइंट्स आप लेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। ये जो बात है इस काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी तो आप थोड़ा रफली इसको समझ पाएंगे, हाँ ये डायग्राम बन गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हो सकते हैं कि जो हमने डायग्राम बनाया, ये जो कर्व हमने लिया वो ऐसा ही कर्व क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं लिया, तो इसका जो आंसर है वो काफी सिंपल आंसर है। थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है। 2 और 3 डायरेक्ट 2 से 8 हो गया, 3 से 27 हो गया, बड़ा गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो आप इन दोनों के भी 2.5 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.4 के लिए भी fx क्या होगा, 2.7 के लिए fx क्या होगा, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम बनेगा ना स्ट्रेट्स, अब ये स्केल से तो बनना है नहीं, क्योंकि स्केल में तो सारे पॉइंट आएंगे ही नहीं, ठीक है, इसलिए कर्व के फॉर्म में होगा, ऐसा डायग्राम बनेगा स्ट्रेट से ऐसे। थोड़ा सा कर्व बना नहीं है, देखो ऐसे बनेगा स्ट्रेट से। यूं समझ के चलिए आप, ऐसा डायग्राम यहां पर बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा हो रहा होगा कि भाई इस कर्व को यू क्यों नहीं घुमाया है। इसका रीजन होता है 2 और 3 के बिटवीन कोई भी x की वैल्यू लीजिए और fx को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा। अगर u आ जाएगा तो फिर ये पॉइंट मिस हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की वैल्यू जैसे 2.7 ले लिया आपने तो ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ हमने x की कोई वैल्यू 2.9 ली तो फिर हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। 2.1 लेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, 2.4 लेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे आप आसान कर सकते हैं। आपके जो कंफ्यूजन हो सकता है, आपके जो डाउट्स हो सकते हैं, ये जो कर्व है, ये कर्व जो इसका हम कह सकते हैं शेप बन रहा है, ये शेप यू ही क्यों बन रहा है, ये यू क्यों नहीं बन रहा है ना, क्योंकि जब बड़ा गैप हो जाता है तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो उसका आसान तरीका है कि जो x की वैल्यू आप चूज कर रहे हैं उनके बिटवीन इनफिनिट नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स में से भी आप सिलेक्टेड नंबर को चूज करें, उनके लिए fx की वैल्यू को कैलकुलेट करें और ग्राफ पेपर के ऊपर आप उन पॉइंट्स को डिसाइड करें, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अरे हाँ, कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा कि डायग्राम का जो स्लोप है, हम कह सकते हैं उसका जो फ्लो है, ठीक है, जो उसकी शेप है वो ऐसी क्यों है, हमारे पास उसका एक लॉजिकली आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे हो सकता है 2 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इन्फिनिट टाइप से पॉलिनोमियल फंक्शन जो हो सकते हैं वो आप ले सकते हैं, उनको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है उसको ड्रा करना हमने सीख लिया है। वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब वो लीनियर फॉर्म में होगा, जैसे x की पावर 1 होगी, ठीक है, या केवल कांस्टेंट ही होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। यदि वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म में है ना, टेट्रिक फॉर्म में है, तो फिर आप देखेंगे आपका जो डायग्राम होगा वो हमेशा एक कर्व फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन को लिया और उस फंक्शन की डेफिनेशन को जाना। फंक्शन कौन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन, उसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो आप देख रहे होंगे। इस फॉर्मेट को आप लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बार बार जगह है ना आप देखते हैं कि ये यूज होता रहता है ना। इसकी कंडीशंस को भी लर्न करना। एन कौन है, एन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा।
और ये A0, A1, A2, A3 ये कौन है? ये कांस्टेंट्स है, ये कुछ भी अपनी वैल्यू को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। इसके एग्जांपल्स पे हमने देखे। तो डेफिनेशन देखने के बाद फिर हमने एग्जांपल्स को समझा कि कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, नहीं होगा, है ना, उसका रीजन भी हम दे सकते हैं। फिर उसके डायग्राम को ड्रा करना। डायग्राम ड्रा करना, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि सिंपल एक सिंगल सिस्टम होगा। बस आपको करना क्या है, फंक्शन गिवन होगा, आपको x एंड fx के लिए क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, x की वैल्यू को चूज करना। x की वैल्यू को चूज करना आसान वैल्यू, मेरा जो सजेशन होगा वो ये होगा कि आप x की वैल्यू में किसको चूज करेंगे, जो सिंपल फॉर्म में हो, जो जिनके लिए कैलकुलेशन कुछ आसान हो, वो वैल्यू आप चूज करेंगे तो fx भी सिंपल हो जाएगा, डायग्राम बनाने में भी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फंक्शन को लेकर आएंगे और उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।